गुड मॉर्निंग। आज आपका यस ई क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री विषय का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया में यह हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि संसार में पाए जाने वाले पदार्थों में कैसा परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं प्रकृति का दूसरा नाम परिवर्तन ही होता है, जिसमें यह प्रकृति पदार्थों से भरा पड़ा है। इन पदार्थों के अंदर भी तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को देखते भी रहते हैं। जैसे दूध का दही में बनाना एक प्रकार का परिवर्तन है, लोहे को गर्म करके लाल कर देना यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ऐसे बहुत से परिवर्तन हम लोग डेली प्रतिदिन जो है आभास करते रहते हैं। इस परिवर्तनों के बारे में इस लेसन के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। परिवर्तन में सबसे पहला आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? क्या है? हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में बहुत जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या उसके अणु पुनर्व्यवस्थित होकर के अपने मूल पदार्थ से भिन्न तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसे पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है, जो परिवर्तन दो तरह से होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। फिर से मैं दोबारा इसको रिवीजन कर रहा हूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ एक दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर या अपने अणुओं को पुनर्व्यवस्थित करके अपने से भिन्न गुण वाले नए नए पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं। ये जो नए पदार्थ बनते हैं, इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन दो तरह से होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजिंग भौतिक परिवर्तन क्या है? और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग। भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जो केवल पदार्थों के आकार में, अवस्था में, रंग में, ये उनके इस भौतिक स्वरूप में केवल बदलाव आता है। उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल अवस्था में, रंग में, ये उसके संरचना में केवल परिवर्तन होते रहते हैं, उनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका देखा जाए, उदाहरण क्या होगा? लोहे को गर्म किया, लोहे को गर्म करने पर ये काला से
लाल रंग में परिवर्तन, लाल रंग में परिवर्तन। यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन में उसके रंग में केवल बदलाव आया, उसके अणु संगठन में बदलाव नहीं आया, इसलिए ये जो है भौतिक परिवर्तन। दूसरा, ये जो है बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब के अंदर के लगे हुए जो तंतुक होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक को ऑन करते हैं तो वह तप्त होकर लाल हो जाता है और चमकने लगता है, जिसके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त होते हैं। जैसे ही उसके स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो जाता है और उसकी लालिमा जो है समाप्त हो जाती है, वह पुनः पूर्वोत्तर स्थिति में आ जाता है। जब पूर्वोत्तर स्थिति में आ गया तो वह एक जो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन वही कहा जाए किसी कागज को जलना, वो भौतिक परिवर्तन नहीं। क्या? क्योंकि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ एक दूसरे में परिवर्तन होते हैं तो जिस कारक के द्वारा वो परिवर्तन होते हैं उस कारक को, फैक्टर को यदि हम हटा लें तो वह अपने पूर्वोत्तर स्थिति में आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि बल्ब में इलेक्ट्रिक फ्लो किया तो बल्ब के तंतु लाल होकर के जो है प्रकाश देने लगा, इलेक्ट्रिक फ्लो करना बंद कर दिया तो वह अपने पूर्वोत्तर स्थिति में आ गया। जब पूर्वोत्तर स्थिति में आ गया इसलिए बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। परंतु कागज को हम जलाएं, कागज जल करके राख हो जाए, अब उस राख से हम कहें कि कागज प्राप्त हो जाए, प्राप्त होगा नहीं। इसलिए वह पूर्वोत्तर स्थिति में न आने के कारण वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसे ही हम लोग जो है डांडे को गर्म करें, गर्म करने के बाद से वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है, यह अवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए यह भी केवल भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि नया पदार्थ इससे नहीं बना। ऐसे बहुत से हम लोग दैनिक जीवन में उदाहरण जो है ये प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें ये प्रकृति के अंदर पदार्थों में ये भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जो पदार्थों के रंग, रूप, रचना अर्थात भौतिक स्वरूप के साथ साथ उसके अणु संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। और जिस कारक के द्वारा यह परिवर्तन हुआ है उस कारक को हम हटा लें तो वह अपने पूर्वोत्तर स्थिति में नहीं आता। ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको देंगे, दूध है, दूध को हम लोग चेंज कर दिए किसमें? दही में, पॉट्स में। दूध किसमें बदल गया? दही में। अब दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, केवल एक दिशात्मक परिवर्तन होगा। इसलिए यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसे ही कागज का जलना, कागज जल करके जो है वायु की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया किया, रासायनिक क्रिया के द्वारा वो राख बन गया, वाष्प बन गया, तो वह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इस प्रोडक्ट से हम उसके अणुकारक को या पूर्वोत्तर स्थिति वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक स्वरूप में ही परिवर्तन होता है, भौतिक स्वरूप में ही चेंजिंग होती है। इसमें
उसके रासायनिक संगठन में भौतिक स्वरूप के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी क्या है चेंजिंग होती है, बदलाव होता है। पहला क्या मैंने बोला कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक स्वरूप में ही बदलाव आता है, उसके अणु संगठन में बदलाव नहीं आता। दूसरा, भौतिक परिवर्तन जिस कारक के द्वारा होता है, फैक्टर जिसको कहते हैं, वह फैक्टर को हम हटा लें तो वह पूर्ववत स्थिति में आता है, पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, कारक को हटा लेने के बाद भी वो जो है अपने पूर्ववत स्थिति में नहीं आता है। तीसरा, भौतिक परिवर्तन में ये अणु संगठन में उनके रासायनिक संयोजन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उनके अणु संगठन में आणविक संरचना में भी जो है बदल जाता है, बदलाव आता है। भौतिक परिवर्तन में यह अणुओं का पुनर्विन्यास नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अणुओं का नए सिरे से पुनर्विन्यास हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लोहे को गर्म करने से लाल तत्व होना, लोहे को लाल तत्व होना। इसमें अभी लिखे थे दूध से दही का बनना, ये जो है दोनों में अंतर होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इतने तथ्य तक जो है समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को अगला तथ्य जो है, अगला हेडिंग जो है ये बताऊंगा। अब दिया है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसे रासायनिक क्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियात्मक के तत्वों के समूह या सूत्रों के माध्यम से यह अभिकारक तथा उत्पादों को व्यक्त करना ही उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहलाता है। फिर सुन लीजिए, किसी रासायनिक पदार्थों के उनके तत्वों या तत्वों के समूह के द्वारा उनकी अभिक्रियाओं को व्यक्त करना ही उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मीथेन CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपका बनता है CO2 + 2H2O। अब इस रासायनिक समीकरण को यदि हम थियरी रूप में व्याख्यात्मक रूप से लिखें तो लिखेंगे कि मीथेन को यह ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो मीथेन वायु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। लेकिन इस अभिक्रिया को केवल रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग ये लिख देंगे कि CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया कराई जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल अणु का निर्माण होता है। वह एक ही लाइन में इस रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या रासायनिक सूत्र के द्वारा हो जाती है। ऐसे
हम सूत्रों के द्वारा यह अभिक्रिया को व्यक्त करना ही उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि होती है कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्न पद अपनाते हैं। पहले पद में हम इस रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटते हैं। पहला अभिकारक, रिएक्टेंट, और दूसरा जो है उत्पाद, प्रोडक्ट। दो हो गया, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। इसके बाद इस अभिकारक को बाएं साइड में, बाएं तरफ तथा उत्पाद को दाएं तरफ लिखते हैं। तीसरा, अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एरो या तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा, तत्वों को अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2, Cl को Cl2, N को N2, ऐसे अणुसूत्र में लिखते हैं। ये मुख्य रूप से पद होते हैं जिस पद के माध्यम से हम रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इस रासायनिक समीकरणों को दो भागों में बांटते हैं। पहला अभिकारक, रिएक्टेंट, दूसरा उत्पाद, प्रोडक्ट। फर्स्ट, अभिकारकों को बाएं तरफ तथा उत्पाद को दाएं तरफ समीकरण में लिखते हैं। तीसरा, अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग करते जाते हैं। चौथा, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा, तत्वों को अणुसूत्र में, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र में जो है H2, नाइट्रोजन है N2, क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन है Br2,
ऐसे उनके सूत्रों के रूप में लिखते हैं। इन सूत्रों के रूप में ही लिख करके जो है उसको ये जो है पूरे समीकरण को पूरा करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण लिखने की क्या क्या विधि होती है, तो ये आप 5 पॉइंट देंगे। इस 5 पॉइंट से आप जो है उस विधि को समझाएंगे। और भी इसके बहुत से पद होते हैं जिन पदों के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे इसको संतुलित करते हैं, ये जो है हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को यह परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम को जानना जरूरी है। ये द्रव्यमान या परमाणु संरक्षण का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कभी नष्ट नहीं होता है, केवल अपना रूप बदलता है, अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप बदलता है, उसके मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा उसके उत्पाद की मात्रा के बराबर होगा। अतः यह बायां पक्ष जो अभिकारक है वो उसकी मात्रा और उससे प्रोडक्ट होने वाले नए पदार्थ दायां पक्ष है वो उसकी मात्रा, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसलिए ही हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब आपसे पूछा जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो लिखेंगे कि किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा उसके उत्पाद की मात्रा के जो है बराबर होती है। तो जब बायां पक्ष अभिकारक की मात्रा दाएं पक्ष उत्पाद की मात्रा की बराबर होती है, तो बराबर बराबर मात्रा को दर्शाने के लिए ही हम लोग जो है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये रासायनिक, इसको हम द्रव्य अविनाशिता का नियम भी जो है कहते हैं। जैसे MgO2 मान लीजिए लिख दिया गया Mg, एग्जाम्पल में जो है Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा MgO प्लस O, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो है ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। जब यहाँ पर हम ये जो है O लिख देंगे तब संतुलित होगा। ऐसे में ये हमको O लिखना जरूरी होगा, जिसके कारण ये बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा। कैसे बराबर किए हैं, देखें यहाँ पर Mg की मात्रा 1 है, इधर भी Mg की मात्रा 1 है। ऑक्सीजन की मात्रा 2 अणु है, जबकि ऑक्सीजन Mg के साथ 1 है। इसलिए एक और ऑक्सीजन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसका बायां पक्ष अभिकारक की मात्रा दायां पक्ष उत्पाद की मात्रा के जो है बराबर होगा। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करें, यह संतुलन करने के लिए ये भिन्न भिन्न तरह की विधियां हैं। उस रासायनिक समीकरण को हम लोग जो है संतुलित करेंगे, लेकिन संतुलन कैसे जो है, अब तक हमने केवल बताया कि संतुलित क्यों करते हैं, अब कैसे करते हैं ये समझेंगे। रासायनिक समीकरण
का संतुलन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरणों को बहुत सी विधियां हैं जिन विधियों के द्वारा इसको हम लोग संतुलित करते हैं। जैसे पहला है अनुमान विधि, दूसरा है आयनिक विधि, तीसरा है संयोजकता विधि, चौथा है आंशिक विधि। इन विधियों के द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष को रासायनिक समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर बनाकर संतुलन करने को विधि को अपनाते हैं। लेकिन आपके बुक्स में एक सरल विधि से हम लोग संतुलित करेंगे। यह विधि को हम लोग अपनाएंगे, जांच त्रुटि विधि, और इस विधि से ही हम संतुलित करेंगे। इस संतुलन करने के लिए निम्न पदों में इसको बांटते हैं। पहला पद होगा कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उसके उत्पाद दोनों को कोष्ठक में बनाते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। इस पद में Na एक तत्व है, H2O एक अणु है, इससे बना क्या है NaOH प्लस H2। इस पद में हम सबसे पहले जो है कोष्ठक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोष्ठक, अर्थात Na को एक कोष्ठक में प्लस H2O को एक कोष्ठक में, इसके बाद 2NaOH को एक कोष्ठक में प्लस H2 को जो है एक कोष्ठक में। ये कोष्ठक बनाने का क्या अभिप्राय है कि यदि हम इसको जो है एक तत्वों को बढ़ाते हैं तो उसके साथ वाले तत्वों की मात्रा को बढ़ाएंगे। इसके साथ वाले तत्व यदि और भी जुड़े रहते हैं तो उनको भी मात्रा साथ साथ में बढ़ाएंगे। इसलिए इनको जो है हम सबसे पहले जो है कोष्ठक करते हैं। अब कोष्ठक करने के बाद द्वितीय पद में हम रासायनिक असंतुलित समीकरणों के तत्वों को लिखते हैं। दूसरा पद में असंतुलित तत्वों को सारणीबद्ध करेंगे। सारणी कैसे बनेगी? जैसे पहला तत्व, दूसरा अभिकारक या बायां पक्ष लिख सकते हैं, बायां पक्ष का तत्व की मात्रा दाएं पक्ष के तत्व की मात्रा कौन कौन से तत्व हैं? पहला है सोडियम, कितनी मात्रा है? 1। दूसरा है हाइड्रोजन, कितनी मात्रा है? 2। तीसरा है ऑक्सीजन, कितनी मात्रा है? 1। ये बन गए। दाएं पक्ष में देखें, सोडियम की मात्रा भी 1 है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 1 है। अब इससे आप अनुमान लगाएंगे कि कौन सा तत्व संतुलित है, बराबर है, और कौन सा तत्व बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम यानी इधर भी
कि सोडियम बाएं पक्ष में एक है, दाएं पक्ष में भी एक है, ये संतुलित है। हाइड्रोजन बाएं पक्ष में 2 है जबकि दाएं पक्ष में 3 है, ये संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन की भी मात्रा 1 है बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में भी 1 है, ये भी यहाँ इस माध्यम से संतुलित है। अब ये असंतुलित कौन सा पद है? ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कोष्टक वाले कौन है? H2O। अब ये कोष्टक इसलिए मैंने बनाया कि जब भी मैं संतुलित करूंगा तो इस पद के साथ जो है हम संतुलित करेंगे, इसलिए यहां पर हमको जो है इसको संतुलित करने के लिए इस सारणी में हमको हाइड्रोजन के साथ जो है इसकी मात्रा को 2 से गुणा करके बढ़ाना पड़ेगा। अतः यहां पर जो H2O होगा, H2O, इसको हम लोग इस कोष्टक के पहले 2 का प्रयोग करेंगे। तो जब 2 का प्रयोग करेंगे और यहां तो ये जो कितना हो जाएगा आपका 2 3 4 गुना 8 6 हो जाएगा। फिर से बाएं पक्ष में यहां पर NaOH का हम लोग प्रयोग करेंगे तो NaOH जो होगा एक कोष्टक में था, इसको हमको 3 करना पड़ेगा, 3NaOH। तो इसको संतुलित करने के लिए हम सबको जो है 2 से गुणा जल के अणु में यहां पर और 3 से गुणा आपका जो है Na के साथ जो है गुणा करना पड़ेगा। अर्थात Na की मात्रा यहाँ पर हम लोगों का ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2Na। अब यहाँ पर देखें, इसको संतुलित करने के बाद चौथे पद में हम लोग जो है इसको निकालेंगे और निकालने के बाद लिखेंगे कि 2Na, यानी की मात्रा को हमने वो किया पसंद, यानी अच्छा 2NaOH यहाँ पर था, तो 2Na प्लस आपका हो जाएगा 3H2O, अर्थात यहाँ पर 2 के जगह पर 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस 2H2। अब देखिए यानी की मात्रा 2, OH यहाँ पर 2 हो गया, H की मात्रा 2, यहाँ पर आपका H जो है 2 नहीं रहेगा, H। अब ये संतुलित है। थोड़ा ये सारणी जो है आप ढंग से देखेंगे, ये हमने इससे संतुलित क्यों करना शुरू किया? क्योंकि H2 जो मैंने लिखा था एक कोष्टक में लिखा था और एक कोष्टक के साथ 2 तत्व थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन के साथ केवल हम नहीं बढ़ा सकते, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के साथ 2 बढ़ाएंगे। जब दोनों के साथ 2 बढ़ाएंगे तो इसके साथ जो जुड़ने वाला बायां पक्ष है उसको भी उसकी मात्रा के अनुसार बढ़ाएंगे, जिसके कारण जो है ये संतुलित होगा। और नहीं तो हम एक पक्ष को बढ़ा दें दूसरे पक्ष को न बढ़ाएं तो वह पूर्णतः मात्रा में जो है नहीं होगा। इस विधि से हम लोग जो है संतुलित करेंगे। ऐसे ही जो है एक दो और उदाहरण दे रहा है, उस उदाहरण के अनुसार आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये जो समीकरण को संतुलित किया, संतुलित समीकरण लिखा, ये आपका जो है संतुलित समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में आप लोग जो है लिखिएगा, पहला है कि बुक्स में दिया Al plus H2SO4 is equal to Al2SO4 का होल टाइप प्लस H2। ये जो है समीकरण को संतुलित कीजिएगा। एक और है
दूसरा है KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2, इसको संतुलित कीजिएगा। तीसरा है संतुलित करने के लिए आपका आसान मैं खोज कर दे रहा हूं कि उसको संतुलित करने में आसानी रहेगी आप लोगों को। Mg Fe प्लस H2SO4 is equal to FeSO4 प्लस 2H2, ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे आप घर पर जो है इसको एक्सरसाइज के द्वारा समझेंगे और ये एग्जाम्पल जो है आप लोग अपने कॉपी पर हल करके जो है कॉपी पर सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करके जो है दिखाएंगे और कठिनाई होगी तो आप लोग जो है मुझसे पूछेंगे।